1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं हैं: पहला, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। दूसरा, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग द्वारा। तीसरा, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीना होती थी। चौथा, गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब के विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। पाँचवा, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीय को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। नोट: 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। सर दिनकर राव और लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा परिषद को मनोनीत किया। 1873 ईस्वी का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा यह उपलब्ध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम। 1876 ईस्वी को अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के केंद्रीय कार्यकारिणी के 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को मुख्य विशेषताएं हैं: पहला, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। दूसरा, इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी। इस प्रकार इस अधिनियम से संपादिकता को वैधानिकता प्रदान की गई और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। दूसरा, भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों की नियुक्ति की गई। तीसरा, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की पहली बार बजट को वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। चौथा, प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। पाँचवा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। छठवां, इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंट कॉर्पोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय को जिम्मेदारियों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। नोट: पहला, 1909 ईस्वी में लॉर्ड मॉर्ले इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव थे तथा लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय। दूसरा, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था।
1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, केंद्र में द्विशासनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी। इसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी। जिसमें 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। इसका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदनों का अधिकार समान थे। इसमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। दूसरा, प्रांतों में द्वैध प्रणाली का प्रवर्तक किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस वर्टियस थे। तीसरा, इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया। अंतरिक्ष और हस्तांतरित या अंतरित संरक्षित विषय वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जनजातियाँ, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जल मार्ग, खाना कारखाना, बिजली, गैर वायसराय, प्राथमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि। हस्तांतरित विषय शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तैल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा उपसंहार दान आदि। नोट: आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसके कार्यकारी सदस्य के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी को एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। चौथा, भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। पाँचवा, इस अधिनियम ने भारत को एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। अतः 1926 ईस्वी में ली आयोग 1923 से 24 की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। छठवां, इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। सातवां, इसमें सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, अंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचित के सिद्धांत को विस्तारित किया गया। आठवां, इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। नौवां, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्षों बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। 10वां, इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप में बनाए रखा गया। कुछ विषयों में संबंधित विधेयकों को
विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उनकी पूर्व अनुमति आवश्यकता थी। बी, उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो कराने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। सी, उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूरी किए गए या पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे तो ऐसे प्रमाणिक विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। डी, वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिसका अस्थायी अवधि के रूप में विविध प्रस्ताव होता था। नोट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। 1935 ईस्वी का भारतीय शासन अधिनियम यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। 1935 ईस्वी के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थीं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, अखिल भारतीय संघ। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ की सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ की सम्मिलित होना अनिवार्य, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था।